हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रानंदन पंत रचित काव्य वे आंखें का अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम है गोसाई दत्त। उनका जन्म सन 1900 उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा का कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन आदि है। उनके रचना के आधार पर उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चित्रे कवि है। उनकी ये जो हम कविता करने वाले हैं वे आंखें, वो प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे भी दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुख की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अगर कोई दुखी होता है तो उनकी आंखों में झांकते हैं ना, पता चल जाता है कि इनकी आंखों में बहुत दर्द छिपा हुआ है, जरूर ये आदमी दुखी होगा। वैसे ही किसान की आंख भी ऐसी है, अंधकार की गुहा सी रिखी, यानी गुफा में आप झांको ना तो अंधकार ही अंधकार दिखता है। उन आंखों से डरता है मन। किसान की आंख भी ऐसी है जैसे गुफा लग रही हो, अंधकार छिपा हुआ है। उनकी आंखों को देखो तो डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण यानी कि कठोर। दूर तक आप झांकते हो उनकी आंखों में तो एक कठोरपन मिस दुख छिपा हुआ है। दयनीय दुख का नीरव रोदन, दयनीय यानी दीनता, गरीबाई। उनका नीरव रोदन, रोदन यानी रोना, और नीरव इसका मतलब है बिना आवाज़ किए रोना। किसान दुखी है, उनकी आंखों में झलक रहा है, और वो आंखें देखकर कवि कहता है कि हमें भी, हमारा भी मन डर जाता है, इतना दुख छिपा हुआ है। किसान देखना स्वाभिमानी होता है, अपना काम करता है, मेहनत करता है, खेती में फसल उगाता है और जो कमाई होती है वो खाता है, यानी अभिमानी, स्वाभिमानी, अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा रहता है। तो यहाँ जो किसान की बात की गई है वो भी ऐसा ही है। वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन यानी कि स्व यानी खुद, अधीन यानी खुद पर ही डिपेंडेंट, किसी पर आधारित नहीं। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में अभिमान भरा था। अब आत्मनिर्भर जो भी होता है ना, वो अभिमान भरा ही होता है। छोड़ उसे मझधार आज अब उसकी स्थिति क्या है? पूरा संसार उसे मझधार छोड़ गया है। मझधार यानी एक किनारे पर नहीं, समुद्र को आप देखो, बीचों बीच किसी को छोड़ दो, न उस पार न इस पार, उसे बोलते हैं मझधार। तो अब किसान को संसार ने मझधार छोड़ दिया है। न वो स्वाधीन रहा है और न किसी के गुलाम रहा है। यानी कि किसान ने खेती करने के लिए पहले के ज़माने में जो ज़मींदार होते हैं उससे पैसे लेते हैं। पैसे लेकर जो भी अनाज आए उससे खेती करते हैं और फिर बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, और जितना भी माल लिया हो वो वापस कर देते हैं।
इस कविता में जिस किसान की बात की गई है वो भी जमींदार से पैसे लेकर अपनी खेती करता था और फिर जितना भी लिया हो वो सूद समेत उन्हें वापस करता था। लेकिन किसी कारण या तो अकाल पड़ा होगा या फिर अनाज नहीं हुआ होगा खेत में, तो इस साल वो खेती नहीं कर पाया और जो भी पैसे वापस देने थे जमींदार को वो न दे पाया। इसलिए जमींदार वसूली करने के लिए उनके घर आते हैं और फिर उन पर अत्याचार करते हैं। और अत्याचार में वो क्या क्या खोता है किसान, वो बड़ा दुख उनकी आँखों में दिखता है। और एक कविता में भी ये बोला गया है कि किसान ने क्या क्या खोया है। तो देखते हैं हम। लहराते वे खेत द्रुंगों में, हुआ बेदखल व अब जिनसे। द्रिंग यानी आँख, जो उनके खेत लहरा रहे थे वो किसान उनसे बेदखल हो गया। इसका मतलब जमींदार ने उनके जो खेत थे वो हड़प लिए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। अब तृण तृण यानी कि आप देखो तिनका जो होता है घास का, वो अब किसान है वो हरियाली देखकर खुश होता है, उनका जीवन ही इनसे चलता है। तो वो उसकी ज़िंदगी इनसे, जीवन उनसे हंसता था हरियाली देखकर। अब वो हरियाली ही नहीं रही क्योंकि जमींदार ने खेत को हड़प लिया, पैसे वापस नहीं किए तो खेत ले लिया। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी उनका बेटा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी कारकुन किसान के घर आए और उनके लड़के को लाठी से मारा। इतना मारा कि वो जवानी में ही मर गया, यानी कि उन्होंने उनके आँखों का तारा है, बेटा है, जवान बेटे को मार दिया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब देखो पैसे देते हैं तो ब्याज भी वसूल करेंगे। अब ब्याज वसूल करने के लिए किसान का घर भी बेच दिया, बिका दिया। रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कुर्क यानी नीलाम और बरगों की जोड़ी यानी बैल की जोड़ी। पहले के ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए किसान जो होते थे वो बैलों से खेती करवाते थे, उनके लिए वही सब कुछ थे। अब बैल की जो जोड़ी थी, दो बैल थे, ये महाजन थे, जमींदार थे, उनको नीलाम करवा दिया यानी बेच दिया। उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती। यहाँ पर एक नाम है उजरी। उजरी उनकी गाय का नाम है। अब वो गाय है ना, वो किसान को ही पास आने देती थी दोहने के लिए। अब किसी को देती नहीं है तो इसने कहा है उजरी उसके सिवा तो किसी को पास आने ही नहीं देती। अब किसान के पास उनकी गाय भी नहीं रही उजरी, क्योंकि जमींदार ने गाय को भी ले लिया। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी उसकी पत्नी। अब पत्नी बीमार हुई तो दवा के लिए पैसे नहीं थे, दवा खरीद ही नहीं पाया, इसलिए वो स्वर्ग चली गई, यानी वो भी मर गई। उनकी याद में किसान की आंख भर आती है। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया, 2 दिन बाद गई मर। यानी कि जो उसकी छोटी सी बच्ची थी, अभी खाना नहीं खा सकती थी, माँ के दूध पर ही निर्भर थी। माँ चल बसी तो बेटी अब दूध कैसे पिएगी, किससे पिएगी, इसलिए 2 दिन बाद वो भी मर गई। आप यहाँ पर देख सकते हो किसान के पास उनके खेत चले गए,
बेटा भी मर गया, घर भी ले लिया, बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया, गाय भी छीन ली। उनकी पत्नी थी, दवा न मिलने कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर खाना न मिलने के कारण उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। तो दुखी तो होगा ना किसान, वो दुख उनकी आंखों में दिख रहा है। अब आगे करते हैं। बेटा तो मर गया, लेकिन घर में उसकी विधवा पतोहू है, यानी बेटे की पत्नी, उसे बोलते हैं पतोहू। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, यानी कि वो थी लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कहा जाता है उसे। लेकिन पति मर गया, इसलिए लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, घातिन कहते हैं। घातिन यानी पति घातिन, यानी पति को मारने वाली। वैसे उनके कारण पति की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन पति पहले मर गया तो पत्नी के कारण मरा है, पति को मारने वाली है, ऐसा कहा गया उसे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पकड़ मंगवाया यानी कि अकेली रह गई थी ये लक्ष्मी, इसलिए कोतवाल जो कारकुन थे, जमींदार के यहाँ काम कर रहे थे, वो सभी उनको पकड़ कर ले गए और फिर उसकी इज्जत पर हाथ डाला और इज्जत लूटने के कारण शर्मिंदा होके उन्होंने कुएं में जाके छलांग लगा ली, यानी कि वो भी कुएं में जाके मर गए। खैर, पैर की जूती झोरू न सही एक दूसरी आती। अब किसान की सोच ऐसी थी कि झोरू यानी पत्नी, वो तो पत्नी को पैर की जूती मानता था। वो बोल रहे कि जूती एक दिन टूट जाती है ना, पैर में पहनने के लिए जो जूते होते हैं, तो दूसरे मंगवा लेते हैं। वैसे पत्नी नहीं रहेगी एक, तो दूसरी मिल जाएगी, ऐसी उनकी सोच थी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाटती, यानी कि पत्नी मरी तो कोई दुख नहीं, उनके बदले दूसरी आ जाएगी, दूसरी शादी करवा लेंगे। पर जवान बेटा था वो मर गया, उनके मरने के कारण उसकी छाती फटती है, दुख होता है, सांप लौटते हैं। पिछली सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, यानी पहले किसान सुखी था, वो एक याद जब आती है तो आंखों में थोड़ी चमक आ जाती है। किसान जब सुख के दिन याद करता है, हरियाले खेत, बैल की जोड़ी, हरा भरा घर, वो जो याद क्षण भर के लिए भी हो क्यों न हो, लेकिन वो याद है ना, उसकी आंखों में चमक लाती है, सुख की स्मृति होती है। और दूसरे ही क्षण तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। चितवन यानी दृष्टि, तुरंत शून्य में वो गड़ जाती है दृष्टि, यानी कि सुख के दिन की जो याद थी वो चमक लाती है, और दूसरे ही क्षण वह दृष्टि होती है, उसकी नज़र होती है, वो आसपास का माहौल देखकर फिर से दुखी हो जाते हैं। तीखी नोक सदृश्य बन जाती, तीखी नोक सदृश्य यानी समान, यानी जो सुख के दिन है वो दुख में बदल गए, वो तीखी नोक के समान लग रहे हैं। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने एक किसान की मनोदशा का वर्णन किया है, उनका दुख का वर्णन किया है, जो आज़ादी से पहले भी था और अभी तक किसान की वही स्थिति रही है। यहाँ पर हमारी ये काव्य पूरी होती है। धन्यवाद।